Hello, good morning to every students and my dear learners. This is Sanjay Vishkarma from your YouTube channel English Grammar Tool. Students, I come topics with related to the English literatures as well as the grammar. Now I am to describe about the figure of speech. आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे. और there are many type of the figure of speech. You know, first of all you have to know what is the figure of speech. आपको ये जानना होगा फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है ना. जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा दैट इज द अलंकार. अलंकार इट मीन्स होता है डेकोरेट करना, जैसे ब्यूटीफाई करना, जैसे सजाना. तो सजाना क्या है? सजाना आपके जो पोएट्स है वो अपनी ओपिनियन को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को क्या करता है, वर्ड्स के माध्यम क्या करता है, उसको डेकोरेट करता है, उसको एकदम ब्यूटीफाई करता है. ठीक, तो हियर वी लेट्स द स्टडी अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच. आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं. तो द फिगर ऑफ स्पीच जो है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं. तो कहते हैं देयर आर मेनी टाइप ऑफ फिगर स्पीच. यहाँ पे बहुत प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच होती हैं. जैसे आपने हिंदी में अलंकार पढ़ा होगा, उसी तरह इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होते हैं. और ये भी देयर आर मेनी टाइप्स, दैट इज द सिमिली. द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच द सिमिली. सेकंड फिगर ऑफ स्पीच द मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अलिटेशंस, हाइपरबोल्स. इसको हाइपरबोली भी पढ़ते हैं. ओनोमोटोपोइया एक ही होता है. एक कोकोफोनी होता है ना, कॉन्सोनेंस होता है, आयरनी होता है, एसोनेंस होता है. ठीक, तो अभी जनरली हम लोग इतने ही फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो जैसे आप जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच जो है, अभी जैसे हमने आपको बताया कि फिगर ऑफ स्पीच इज द वर्ड्स व्हिच ब्यूटीफाई द स्टैंजा ऑफ द एनी पोएट्स बाय द पोएट. द स्टैंजा ऑफ द पोएम बाय द पोएट. किसी कवि के द्वारा स्टैंजा को क्या करता है, ब्यूटीफाई किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है विद द यूज ऑफ द सिमिली, with the use of the metaphor, with the use of the personification, with the use of the alliterations, and also as well as with the use of the hyperbole, onomatopoeia, cacophony, and the consonance, irony. That is. Now let's start the first figure of speech. First figure of speech is that the simile. Simile जैसे आप लोग वर्ड सुने होंगे आप, simile मतलब होता है समानता करना ना, similar. तो उसी से एक वर्ड बना है simile. तो अब इस सिमिली वर्ड को ड्राइव कहाँ से किया गया है? द वर्ड सिमिली इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, या यूनान का एक वर्ड है और वहां से इसको ड्राइव किया गया सिमिली को, जिसका मीनिंग बताया गया है कि द अफिनिटी, द इक्वालिटी और द सिमिलरिटी. जहां पर किसी बारे में समानता की बात किया गया है, इक्वलिटी की बात किया जाता है, इसका मतलब होता है सिमिलरिटी, समानता. वो भी किसके बीच में? बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में समानता की बात किया जाए, और वो भी समानता ऑन द बिहाफ ऑफ ए प्रोमिनेंट क्वालिटी, जो क्वालिटी बहुत ही प्रसिद्ध क्वालिटी हो. और वर्ड है सपोर्टिव वर्ड है एज लाइक अ सो. एज लाइक सो का वर्ड करते हुए, इस वर्ड का यूज करते हुए जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं. दो ऑब्जेक्ट की उसकी क्वालिटी के बीच कंपेरिजन करते हैं, उसकी प्रोमिनेंट क्वालिटी के बारे में कंपेरिजन करते हैं. तो वहां पर विद द हेल्प ऑफ एज लाइक एंड सो, तो देयर इज द सिमिली. उसे वहां पर जो है उस स्टैंजा में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, वहां पर जो है सिमिली होता है. जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि ही इज एज ब्रेव एज लायन. तो इसकी जो क्वालिटी, ही की क्वालिटी है, वो लायन की क्वालिटी से कंपेरिजन किया गया है. कहता है कि वह उतना ब्रेव है, उतना बहादुर जैसे लायन. तो लायन के जैसा वो बहादुर है जो है. तो लायन भी क्या है, एक ब्रेव एनिमल है, सबसे बहादुर एनिमल माना जाता है, एनिमल्स का किंग माना जाता है. तो इसलिए कहा जाता है कि वह जो है इसकी एनिमल की क्वालिटी से उसकी क्वालिटी क्या किया गया, कंपेयर किया गया. ही लुक्स लाइक ए क्वीन. अब वह उसकी जो कंपेरिजन है किसी रानी से किया गया है ना. तो रानी की क्वालिटी जो है उसकी क्वालिटी भी दिख रही है. तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लाइक की हेल्प से हमने कंपेरिजन कर दिया जो है. हर फेस इज लुक द मून. हर फेस इज लाइक मून. उसका चेहरा किसकी तरह है? चांद की तरह है. अब चांद की जैसे, चांद सा रोशन चेहरा है ना, चांद सा रोशन चेहरा. तो चेहरा जो होता है किसके अकॉर्डिंग है? मून के अकॉर्डिंग है, चंद्रमा से कंपेयर किया गया. नहीं कि क्या इसका चेहरा जो है मून की तरह दिख रहा है, मतलब मून बहुत क्लीन और बहुत ही ब्यूटीफुल एक प्रकार का हमारा जो प्लैनेट्स है, तो हमें दिखाई पड़ता है. तो वहां पे इसकी फेस की जो कंपेरिजन है वो मून से कर दिया गया. ठीक, तो लाइक का यहाँ कंपेयर किया गया, एज का कंपेयर किया, और इस प्रकार से इसको कभी कंपेरिजन करते हुए जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेरिजन करते हैं तो देयर विल बी द सिमिली.
इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उपमा कहा जाता है। ठीक, दूसरा आपको एग्जाम्पल नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उसको राइट कर लीजिएगा। मेटाफर इसमें होता है रूपक, है ना, मेटाफर क्या होता है, इसे रूपक कहा जाता है। ठीक, द टर्म मेटाफर इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटाफेरो, ग्रीक वर्ड मेटाफेरो से लिया गया है। ठीक, ग्रीक वर्ड मेटाफेरो से लिया गया है, विच मीन द चेंज, इसका मतलब होता है परिवर्तन। आर द, इसका लिटरल मीनिंग क्या दिया गया है, इसका मीनिंग है कि मेटाफर इज द लिटरल मीनिंग द ट्रांसफर ऑफ द क्वालिटी, किसी के गुण को क्या करना, परिवर्तन कर देना, गुणों को एक दूसरे से गुण में ट्रांसफर कर दिया, फ्रॉम द वन नाउन टू अनदर, एक नाउन से किसी दूसरे नाउन में इसके गुणों को क्या करना, परिवर्तन करना। एज लाइक सो का यूज ना करते हुए, बिना, विदाउट यूजिंग द एज लाइक सो का यूज, मतलब विदाउट यूजिंग ऑफ एज लाइक सो, इस एज लाइक सो का बिना यूज करते हुए जब हम किसी ए वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की क्वालिटी का करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो देयर इज अ मेटाफर, इसे मेटाफर कहा जाता है। इसे एग्जांपल तो क्या सकते हैं, ही इज अ लायन इन द बैटल, तो वह कह रहा है कि ही इज अ लायन, कहता है कि वह एक शेर है, कहाँ पर, युद्ध में। जैसे राजा है, राजा जब कभी बैटल युद्ध में लड़ा करता था, तो वहां पर उसकी कंपेरिजन किससे किया गया है, लायन से किया गया है, कि वह जो है युद्ध में कैसा है, एक क्या है, बैटल में वह एक लायन है, वह शेर है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास से जो होता है हमारे साहित्य के सबसे बड़े एक जाने माने साहित्यकार माने जाते हैं, और वे इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो प्रतिभा है ना, उनका जो टैलेंट है, उसकी कंपेरिजन जो शेक्सपियर से किया गया। शेक्सपियर जो है ये अमेरिकन के एक प्रोमिनेंट राइटर हैं, सबसे प्रसिद्ध राइटर हैं, जो यहाँ पे शेक्सपियर जो है ये भी पढ़े लिखे थे, 4th स्टैंडर्ड फेल थे जो है, इसलिए बेन जॉनसन ने कहा कि लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, बेन जॉनसन को कहा लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, मतलब ये 4th स्टैंडर्ड के पास है, कम पढ़ा लिखा है, लेकिन ये क्या बता पाएगा, लेकिन इन्होंने अपने साहित्य की मतलब इतिहास में, एक हिस्ट्री में जो है अपना नाम दर्ज कराया, और अपनी स्ट्रगल और अपनी प्रतिभा के बल पर। इसका मतलब कालिदास की कंपेरिजन किसे किया गया, शेक्सपियर किया गया। दोनों की क्वालिटी, दोनों की प्रतिभा लगभग समान है। कालिदास को अपने इंडिया में एक शेक्सपियर में साहित्यकार में जानते हैं, एक लिटरेचर में जानते हैं, और जो शेक्सपियर है ये अमेरिका में जो है इसे फादर ऑफ लिटरेचर कहा जाता है, इसको, शेक्सपियर को जो है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट वाले पॉइंट को चलने के लिए 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, हम फिर आपको बताते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे जो है फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो अभी आपने देखा कि सिमली के बारे में पढ़ा आपने, और उसके बाद मेटाफर, और अब नेक्स्ट वाली बात करते हैं हम लोग पर्सनिफिकेशन। तो सिमली आप समझ गए होंगे कि सिमली जो मेटाफर है, वहाँ पर एज लाइक सो का यूज करते हुए जब हम जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में आपस में कंपेरिजन करते हैं, सिमली होता है। और मेटाफर क्या होता है, एज लाइक और सो का कंपेरिजन ना करते हुए जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में आपस में सिमिलरिटी के बारे में, क्वालिटी के बीच में क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो देयर इज अ मेटाफर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब तो मानवीकरण है। तो पर्सोनिफिकेशन जो होता है फिगर ऑफ स्पीच, तो जब किसी भी नॉन लिविंग्स को एज ए लिविंग के रूप में उसको कंपेरिजन किया जाए, नॉन लिविंग को लिविंग के रूप में ट्रीट किया जाए, एक्ट किया जाए, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। मतलब इन दिस द पोएटिक डिवाइस वेयर द एक्ट ऑफ गिविंग ए ह्यूमन क्वालिटी, जब किसी ह्यूमन क्वालिटी की जो तुलना या ह्यूमन क्वालिटी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक तुलना किसी समथिंग विच इज नॉट ह्यूमन, जो किसी ह्यूमन नहीं है, वह किसी, मतलब कि किसी भी लिविंग की तुलना किसी नॉन लिविंग से किया जाता हो, जब किसी लिविंग तुलना किसी नॉन लिविंग से किया जाता हो, वो भी विथ क्वालिटी एंड द कैरेक्टर्स, विथ क्वालिटी एंड कैरेक्टर्स को ध्यान रखते हुए, तो देयर इज द पर्सोनिफिकेशन, जिसे कहा जाता है मानवीकरण। जैसे कहा जाए कि लव इज ब्लाइंड, तो लव तो क्या है, एक प्रकार का एक्ट है, लेकिन ये एक अंधा है, तो एक्ट कैसे अंधा हो सकता है, ये तो नॉन लिविंग है ना। तो कह रहा है कि द लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। प्यार कभी अंधा, तो प्यार तो अंधा होता है, तो अंधा कौन होता है, कोई ह्यूमन बीइंग जो लिविंग होता है, वही तो उसके पास आइज होती है, आइज ब्लाइंड हो जाती है। और दूसरा है द सिटी नेवर स्लीप, शहर कभी नहीं सोता। शहर आपका क्या है, एक नॉन लिविंग है, लेकिन हमने इसकी तुलना कर दिया स्लीप, सोने के लिए, इसकी नॉन लिविंग को एज ए लिविंग के एक्ट के रूप में हमें ट्रीट कर दिया गया, तो देयर इज अ पर्सोनिफिकेशन। दूसरा द स्टार्स डांस विथ प्लेफुली इन द मूनलाइट, मतलब जो तारे हैं वह
चांदनी रात में नाच रहे हैं। तो नाचने का काम कौन करता है? तो ह्यूमन बीइंग करता है। लेकिन यहाँ पर क्या स्टार्स जो है डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टार्स की तुलना जो है मूनलाइट की कि चांदनी रात में डांस कर रहा है, तो इसकी तुलना कहा गया कि जो ये स्टार्स है ये माना जाता है कि नॉन लिविंग है, लेकिन वो डांस कर रहा है। तो इसे इस प्रकार के सेंटेंस आपको किसी भी पॉइंट के किसी स्टैंजा में अगर आपको दिखाई पड़े तो देयर यू कैन द फाइंड आउट द नेम ऑफ द personification फ्रॉम दैट पॉइंट दैट द स्टैंजा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द एलिटेशन, ये पर्सनिफिकेशन आपको क्लियर हो गया। पर्सनिफिकेशन दैट फिगर ऑफ स्पीच, इस प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जहां पर किसी नॉन लिविंग थिंग्स की कंपेरिजन को उसी क्वालिटी उसके कैरेक्टर की तुलना किसी लिविंग से किया जाता है। ठीक, तो वहां पर आपका पर्सनिफिकेशन, जैसे मैंने बताया कि द सिटी नेवर सेड, शहर कोई लिविंग थोड़ी है, सोने का काम ह्यूमन बीइंग होता है, तो सिटी नेवर से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है अलिटेशन। अलिटेशन मतलब आवृत्ति अलंकार कहा जाता है। इस अलंकार की क्या होती है? कंपेरिजन आवृत्ति होती है, मतलब बार बार को रेपिटेशन हो जा रहा है। द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, एक ही प्रकार के कॉन्सोनेंट साउंड की बार बार क्या हो जाए? पुनरावृत्ति हो रही हो, उसको रिपीट किया गया एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स के शुरुआत में, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो सबसे एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज में हो, एक सीक्वेंस में हो, लगातार हो। जैसे पीटर पीक्ड अ पेक ऑफ पिकल पेपर्स। पीटर 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 पीक्ड अ पेक ऑफ पीक्ड पेपर। यहाँ पर पी का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो देर इज द एलिटेशन। दूसरा है सी सेल्स बाय द सी शोर, मतलब वह सी के सेल को बेचती है, वो भी समुद्र के किनारे। सी के सेल को बेचती है समुद्र के किनारे। तो यहाँ पे देखिए यस का बार बार रिपीटेशन है। सी, यहाँ पे यस हो गया, सेल यस हो गया, सी शोर यस हो गया, और सी सेल और सी शोर, यहाँ पर यस का रिपीटेशन होता है। तो यहाँ पर आप कौन सा स्पीच बोलेंगे? आप उसे कहेंगे एलिटेशन। हाँ, इसे क्या कहेंगे? एलिटेशन हो गया। तो अब तक आपने 4 फिगर ऑफ स्पीच बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हैं हाइपरबोल या ओनोमेटोपोइया। हाइपरबोल वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां पर हम अपने किसी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, एग्जैजरेट करके बोला जाता है। ठीक, जब किसी बातों को एग्जैजरेट करके बोला जाए, उससे बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, तो देयर इज अ हाइपरबोल। ठीक, अब एग्जांपल के थ्रू हम लोग को समझेंगे भी जो है कि जैसे का ओनोमेटोपोइया। Onomatopoeia that is a poetic device, yeah, that is a figure of speech where the use of the words as a sound, जब किसी भी लिटरल किसी भी एनिमल्स का या किसी ह्यूमन बीइंग की साउंड को उसके रूप में हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे कह रहा है कि हिस, वूम, है ना, और बी, म्याऊ, बू, ये सब किसके वर्ड हैं? किसी एनिमल के वर्ड हैं। जो आप म्यू कहेंगे तो आप म्याऊ कहेंगे, म्याऊ, तो म्याऊ जो है किसका वर्ड कर सकते हैं? बिल्ली का है, म्याऊ कहेंगे। स्नैक का, जैसे स्नैक कभी क्यों बोलता है, इस तरह की स्नैक की जो साउंड होती है। और इस प्रकार के जो वर्ड हैं, अगर किसी भी पोएम के स्टैंजा में इस वर्ड का यूज हो रहा है, तो उस वर्ड को पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि द वर्ड इज यूज फॉर द साउंड, दैट इज द ओनोमेटोपोइया। कोकोफोनी मतलब होता है किसी बातों को कर्कश तरीके से ध्वनि को यूज किया जाए, कर्कश ध्वनि यूज किया जाए, तो कोकोफोनी। दूसरा है कॉन्सोनेंट, द रिपीटेशन ऑफ द वोवेल साउंड्स, या रिपीटेशन ऑफ द वोवेल साउंड, या रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। उस साउंड को बार बार हम रिपीटेशन जब करते हैं, तो वहां पर जो है क्या क्या होता है? consonant, the repetition of the sequence of the two more the sounds, that will be the change on the intervening vowel, है ना। intervening vowel आपस में बदलते हैं, और उसके जो है sequence of the more consonant but with the change of a intermediate sound, मतलब उसकी आपस में जो साउंड होती है इंटरमीडिएट साउंड, वो बदलती जाती है। ठीक, जैसे लाइन और लव मीनिंग तो बदल जाती है, तो लेकिन उसका सीक्वेंस जो है एक तरीके से उसे कॉन्सोनेंट कहा गया। ठीक,
पीटर पैटर, तो पीटर और पैटर दोनों की मीनिंग अलग अलग है लेकिन सीक्वेंस एक, उसे कहा गया कॉन्सोनेंस कहा गया। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन जो होता है पोएटिक डिवाइस दैट इज द यूज फॉर इन द in a poem by the poet to use the with the two different are the opposite things। oxymoron two different opposite things के बीच की क्या करता है कंपैरिजन किया जाता है। मतलब कि वर्ड्स जो बहुत ही नियरर हो और एक दूसरे के आसपास हो लेकिन दोनों की मीनिंग आपस में क्या हो अपोजिट हो, अपोजिट मीनिंग हो। नियर फार पास और दूर ये आपस में क्या है अपोजिट है। ठीक। ओनली चॉइस केवल एक चुनाव, चुनाव एक ही होता है या एक कर सकते हैं या चॉइस कर सकते हैं। ठीक। ओपन सीक्रेट जब आप ओपन रहेंगे तो सीक्रेट क्या होगी एक दूसरे क्या है अपोजिट है। ठीक। क्लियरली कंफ्यूज्ड। ठीक। तो इस प्रकार के जो वर्ड हैं इस वर्ड का यूजेज जो एक दूसरे के अपोजिट के रूप में हो तो देयर इज अ क्या होता है उसे ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। ठीक। और ठीक है तो आगे हम इसको बात करते हैं कि इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। ठीक है तो एक मिनट होगी। हाँ तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हाइपरबोल के बारे में। फोर्थ पॉइंट है हाइपरबोल। इट इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच एग्जैजरेशन इज यूज्ड फॉर द एम्फेसिस ऑफ और इफेक्ट। मतलब हम लोग जो फिगर की वाली बात कर रहे हैं इसी हाइपरबोल। तो हाइपरबोल इज दैट टाइप ऑफ द पोएटिक डिवाइस देयर इज यूज ऑफ द एग्जैजरेशन, किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना जो है ना, और उस बात को जैसे बोलने पर एम्फसाइज कर देना जो है और भी चीजों को और ज्यादा बढ़ा के बोलना जो है तो देर भी यूज एज अ हाइपरबोल या हाइपरबोली का यूज किया जाता है। जैसे अगर 10,000 आई साई ग्लैंस मैंने कहा उन्हें कहा कि मानो तो 10 एक ही वर्ड को 10,000 थिंग्स को एक ही निगाह में देख लिया। या आई हैव रीड दिस बुक 100 टाइम ना, आप कर सकते हैं आई हैव read this book 100 टाइम। हमने इस पुस्तक को सैकड़ों बार पढ़ लिया जो, तो कोई पुस्तक सैकड़ों बार पढ़ता है क्या? लेकिन इस बातों को कहा जाता है बढ़ा चढ़ा के हमने इस बातों को, अरे जो जानते हो हमें है सैकड़ों बार इसके बारे में जाना है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बातों को हम बढ़ा चढ़ा बोलते हैं। ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, मतलब वह दौड़ रहा है इससे हवा से भी थी। तो हवा से कोई बातें कर पाता क्या? नहीं कहता अरे क्या हवा से बातें कर रहे हो। तो दैट इज द पोएटिक हाइपरबोली, इसे हाइपरबोली कहा जाता है। तो इस प्रकार के वर्ड्स सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर, वो इतना रोई जैसे समुद्र के आंसुओं की तरह। तो समुद्र की तरह जैसे उसके आंसू हुए वो इतना रोई मानो वो जो है उसके जो आंसू है समुद्र की तरह हो गए है ना। तो समुद्र की आंसू तरह रोई। अब यहाँ पे बात जो कही गई है किसी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर, यहाँ बातों को चढ़ा की बहा गया। क्या कोई इतना रोएगा कि समुद्र की तरह उसके आंसू आंसू समुद्र की तरह हो जाए, मतलब अथाह सागर की तरह भर जाए? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, कभी जीवन पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या करते हैं बात को बहुत ज्यादा एक्जेजरेट कर लेते हैं, वहां पर हाइपरबोल होता है। दूसरा चीज जब आते हैं नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन इज दैट टाइप ऑफ द पोएटिक डिवाइस दैट इज द two words used together and which mean two different are the opposite thing। एग्जैजरेशन मतलब ऑक्सीमोर क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो, मतलब एक दूसरे के नियरेस्ट में हो और उस वर्ड की मीनिंग आपस में क्या हो अपोजिट हो, तो दैट इज द ऑक्सीमोरॉन। उसे ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? मजा आ रहा है चीजों को समझने में। इसका मतलब है कि पोएटिक डिवाइस जो फिगर ऑफ स्पीच है ये बहुत ही मजेदार बहुत ही फनी वे टॉपिक है। There is learn and the uses of the ideas and opinions in a poet। तो किसी भी इन ए पोएम, किसी पोएम में पोएट के द्वारा जो है वर्ड का यूजेस किया जाता है, उसे ब्यूटीफाई किया जाता है, अलंकृत किया जाता है। ठीक। तो ऑक्सीमोरॉन क्या होता है हमने बताया कि ऑक्सीमोरॉन जो होता है ये वर्ड्स दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं
और दोनों की वर्ड्स की मीनिंग आपस में क्या होती है, अपोजिट होती है। सी हाइड ए वनली चॉइस, चॉइस मीन्स होता है ऑलरेडी वनली होता है, उसे चॉइस कहा जाता है। इसका मतलब कि चॉइस जो होता है बहुत से चीजों में चॉइस किया जाता है। देयर आर मेनी थिंग्स, इन मेनी थिंग्स यू विल चॉइस, बट अगर वनली है, ये एक ही है, तो उसमें कोई चॉइस नहीं है, दोनों क्या हो गया, अपोजिट हो गया। सी वॉज क्लियरली कंफ्यूज, वो क्लियरली स्पष्ट भी है और कंफ्यूज भी है, क्या होगा अपने का, वो ये अपोजिट है। दिस इज द ओपन सीक्रेट, ओपन भी है और सीक्रेट भी है, ये कैसे पॉसिबल है। इट मीन्स ये दोनों वर्ड आपस में क्या अपोजिट हैं। अगर इस प्रकार के वर्ड आपको दिखाई पड़े या किसी भी पोएट द्वारा रिटन पोएम में, तो इसकी स्टैंजा में ओपन सीक्रेट है, क्लियरली कंफ्यूज है, ओपन चॉइस है, नियर फार है, तो इस प्रकार के वर्ड अगर आप यूज करें तो वो क्या होंगे, ऑक्सीमोरॉन हो जाएंगे। ठीक, नीचे वाला देखिए लाइन आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, अच्छी तरीके से उसको आप राइट कर लेना नोट्स के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है ओनोमोटोपोइया, ONOMATOPOEIA, ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया जो वर्ड्स है ये एक प्रकार का पोएटिक डिवाइस है। इस पोएटिक डिवाइस में इट इज डिफाइन, ये पोएटिक डिवाइस प्रकार डिफाइन किया गया एज वर्ड दैट साउंड्स लाइक ए कॉमन साउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कॉमन साउंड के रूप में, मतलब इट इज डिफाइंड एज वर्ड दैट साउंड लाइक द कॉमन साउंड ऑफ ए ऑब्जेक्ट, इट इज डिस्क्राइब, इसके लिए वो डिस्क्राइब किया गया हो। साउंड आपस में कॉमन, दोनों आपस में साउंड क्या हो, मैच कर रहे हो, कॉमन साउंड हो। कैट की साउंड क्या हो जाएगी, म्यू। जब आप म्यू कहोगे तो इसका मतलब आप समझ पाओगे म्याऊ म्याऊ, तो म्याऊ में भी जो साउंड किसका आता है, वो कैट का आता है। जूम, तो जूम करते इसका मतलब क्या है, बाइक का साउंड आता है। बज साउंड अब बी आता है, हनी बी, तो ये मधुमक्खी साउंड आता है। तो इस प्रकार की वर्ड ही हमें बताते हैं, इस वर्ड किसको बताते हैं, ये मधुमक्खी को बता देंगे। म्यू कहेंगे, म्याऊ म्याऊ कहेंगे, तो म्याऊ म्याऊ जो है कैट का वर्ड बता जाता, बो इसका वर्ड है, ये आप कहीं उसका गाय का है जो है ना, काऊ का है। जूम कहेंगे आप तो बाइक का है, तो हिस हिस कहेंगे तो स्नैक का हो जाएगा। ये जो वर्ड होते हैं ये वर्ड ही हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में कहते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो उस प्रकार की वर्ड का यूज अगर किसी लाइन में यूज किया गया हो, तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज दैट, यू कैन से वेरी क्लियरली दैट इज द ओनोमोटोपोइया। ठीक, और रिमेनिंग एक दो बचा हुआ है तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में आपको हम बना देंगे। ठीक है, वीडियो को अच्छे से तरीके देखिए और उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जो है, और उसमें जितना मैंने आपको चीज़ों को डिफाइन किया है, बताया है, उसको एक से दो बार देखिए, उसका नोट्स बनाइए और उसको खुद से प्रैक्टिस करिए जो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर द अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।